हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। हम कवर कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू रिवीजन सीरीज। तो जो लेक्चर 4 है ये बेस्ड रहेगा बेसिकली हमारा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो दो चीजें मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर चाहे आप उसको पढ़ रहे हो चाहे फिर आप उसको आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें बहुत काम आने वाली है। वो ये कि आपको ना, जब जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो आपको पता हो जाना चाहिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो पर्सपेक्टिव से देखते हो। एक होता है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और एक होता है एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से। तो अगर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन में क्या क्या फेजेस आए, वुडरो विल्सन ने क्या कहा, ड्वाइट वाल्डो क्या कहते हैं, टेलर की थ्योरी क्या है, हेनरी फायोल की थ्योरी क्या है। अगर तो पूछा गया थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव तो पूछा गया है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। और अगर पूछा जाता है आपका जो रिसेंटली मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिर आप उसको कैसे डील करोगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई इशू हो जाता है तो उसके अंदर जैसे कोई रिफॉर्म किया गया है उनको बेटर इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हम जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे तो मैं ये पॉइंट आपको बार बार एक्सप्लेन करूंगी। बट जब आप स्टडी कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि आप ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जब आप पढ़ रहे हो ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है या फिर प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से है। ओके, क्योंकि जब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होता है ना तो इट विल हेल्प यू इन थ्योरी। प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से जब आप जाओगे एडमिनिस्ट्रेशन में तब ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। ओके, चलिए ये चीज यहीं पे खत्म होती है। फिर हम जब इस पर्सपेक्टिव से पढ़ें इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, और दूसरा एज एन एक्टिविटी। यानी उस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं या हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो फील्ड ऑफ स्टडी तो ये सिर्फ और सिर्फ 1887 के बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन एज एन एक्टिविटी तो ये उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। इसका अगर मैं इवोल्यूशन आपको बताऊं एज एन एक्टिविटी, तो पहले क्या होती थी, विलेज कम्युनिटी डेवलप हुई, विलेज कम्युनिटी के बाद टाउन्स बने, टाउन के बाद बड़ी सिटीज बनी, बड़े स्टेट्स बने, मोनार्की आई, बहुत लंबे टाइम तक मोनार्की रहती है ना। मोनार्की का काम, जैसे हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसके अंदर क्या दिया गया है, कुछ बताया गया है कि मोनार्की को कैसे काम करना चाहिए, किंग कैसा होना चाहिए। मेनली उनका फोकस क्या था, रिवेन्यू कलेक्शन का और लॉ एंड ऑर्डर का। ये चलता रहता है। फिर आपका आता है मेडिवल पीरियड, यहाँ पर रिलीजन एक डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूप निकल के आता है, जो फीचर होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से निकल के आते हैं। रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है सीन को। देन मोनार्की से आगे चलते हुए हमारे पास आते हैं फिर यूरोपियंस आते हैं हमारी कंट्री में। यूरोपियन अपने साथ एक नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेके आते हैं, तो वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को एक पुलिस स्टेट की तरह या टैक्स गैदरिंग स्टेट की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, वो अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। यहाँ तक तो क्या था कि जो अथॉरिटी है वो लोकल है, मतलब हमारे ही देश की अथॉरिटी है, हमारे ही देश के लोग हमारे ऊपर फिर भी रूल कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी और एटलीस्ट वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो हमारी कंट्री के लोगों को मिल रहा है मोस्ट ऑफ टाइम। अगर हम इन्वेजन्स वगैरह की बात छोड़ दें मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जब कॉलोनियल आते हैं, कॉलोनियल रूल यहाँ पर होता है, कॉलोनियलिस्ट पर्सन आते हैं जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी कंट्री को एक बेस बनाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो वैसा ही बनेगा, इस तरीके का कि वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व ना करे। वो काम तो हमारे ऊपर करेगा लेकिन इंटरेस्ट किसी और को, वो वेलफेयर किसी और का कर रहा है, किसी और का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से चेंज आता है एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आपका यहाँ पे 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है और किस तरीके की स्टेट बनती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी आती है हमारे यहाँ। और स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है 1947 के बाद। तो एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो इस पर्सपेक्टिव से बनी हुई है कि काम तो इस यहाँ पे कर रही है लेकिन बेनिफिट भला किसी और का हो रहा है।
लेकिन अब हमने वही स्ट्रक्चर, वही चीजें उठा करके इस एस्पेक्ट में डालने की कोशिश की, इस एस्पेक्ट को सर्व करने की कोशिश की। तो इसी वजह से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कई जगह पे हमें दिखता है कि उसने उस तरीके से काम नहीं किया जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। ओके, तो ये है आपका। उसके बाद में भी चेंजेस आते हैं, जैसे मेनली वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में। फिर जैसे आप 1991 में आते हो तो क्या होता है कि हमारी कंट्री में बीओपी क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी क्राइसिस का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो काफी कम हो चुके थे, और उन फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं, तो हमारी कंट्री जो है वो गई आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जब लोन दिया तो ये कहा गया कि आपको आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। और कंट्री ने वो चीज मानते हुए हमारे यहाँ 1991 में आते हैं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है और एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं। और इन रिफॉर्म की वजह से हमारी जो कंट्री का एक फिलॉसफी है या इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। अभी तक हम क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे थे, हम सोशलिस्ट स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे। अब 1991 के अंदर क्या होता है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है, और जैसे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है धीरे धीरे वो चीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलती है। ओके, ग्लोबलाइजेशन आता है तो आपको पता चलता है कि अराउंड द वर्ल्ड क्या चीजें हो रही हैं और आप उन चीजों को अडॉप्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये मेजर रिफॉर्म आता है। अब क्या है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक तरीके की आईटी रिवोल्यूशन जिसको आप बोलते हो। उसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो काफी हद तक धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये था एज एन एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इवोल्व किया है। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 1887 में वुड्रो विल्सन एक ऐसे लिखते हैं और वो कहते हैं कि हमें ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट फील्ड की तरह स्टैब्लिश करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि पब एड यानी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग हैं, डाइकोटोमी। और ये चीज कंटिन्यू रहती है, यही थॉट, डाइकोटोमी वाला थॉट कंटिन्यू रहता है आपका अराउंड 1926 तक। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो मेन थीम डोमिनेट रही वो थी डाइकोटोमी। हम चाहते थे कि हमारा फील्ड अलग से स्टैब्लिश हो। हम चाह रहे थे कि अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर कि आपका पूरी गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो आपका अलग फील्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग आइडेंटिटी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये आई आपके स्पोइल सिस्टम की वजह से, जो यूएसए में उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। अब ये है, ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट फेज में आपका डाइकोटोमी बहुत ज्यादा उसमें रहता है, एम्फेसिस रहता है डाइकोटोमी पे। 1926 से लेकर के 1937 तक, ये जो 10-11 साल का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर एक और चीज वो होती है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो ये कि हमने अलग फील्ड तो बना लिया, हमने अलग घर तो बना लिया, मान लिया हमने एक अलग आइडेंटिटी तो स्टैब्लिश कर ली, पिछले इतने सालों में हम लगे हुए हैं, लेकिन उसमें हम करेंगे क्या? अब हमारा मकसद अलग आइडेंटिटी नहीं है, हमारा मकसद है एफिशिएंसी। हमारा मकसद है कि हम इकोनॉमिक वे से काम करें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो 1926 से लेकर के 1937 तक जो मेन फोकस रहा वो था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ये आपका मेन फोकस रहा। इसमें क्या था, ये स्टार्ट होता है, ये फेज स्टार्ट होता है विद द पब्लिकेशन ऑफ डब्ल्यू एफ इनकी एक बुक आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें। उसके अलावा इसमें इस फेज में बहुत सारे आपको काम देखने को मिलते हैं, जैसे एमपी फोलिट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस आता है, हेनरी फायोल के ट्रांसलेटेड वर्जन सामने आता है, मुनियन रायले के प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट 1937 में आपका गुलिक एंड उर्विक का साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है।
तो ये जो मेन फोकस था किस पे था, प्रिंसिपल्स पे था। और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा। बट फिर वही है, 1937 में ये था, ये रुक जा, ये ना कुछ हम 1887 से चले, धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, और बढ़े फिर आगे, और 1937 में हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अगेन आई एम नॉट दैट मच गुड इन ड्राइंग द लाइन, बट आप इसको स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करें, ठीक है। हम, ये हमारा फर्स्ट फेज रहा, इसमें हमने किस पे फोकस किया, डाइकोटोमी पे। ये हमारा सेकंड फेज आता है, हमने किस पे फोकस किया, प्रिंसिपल्स पे। अब 1938 के अंदर एक और पब्लिकेशन होती है, चेस्टर बर्नार्ड की एक बुक आती है। और चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, जिसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसमें बहुत सारे नए चीजें डिस्कस की गई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, फंक्शनल ओवरले, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, इक्विलिब्रियम अमंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन। ये बहुत सारी यहाँ पर चीजें पब्लिश की गई। अब मुद्दा ये हुआ कि 19 इनकी जो राइटिंग्स थी उनसे इन्फ्लुएंस होकर के आगे नेक्स्ट जो है आपकी 1947 में हर्बर्ट साइमन एक बुक लिखते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स आप बोल रहे हो ना, ये वाले प्रिंसिपल्स, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोवर्ब्स हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोवर्ब्स हैं। यानी कि नेक्स्ट जो फेज होता है ना, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1938 टू 1947, इस पूरे को ना चैलेंज मिलता है। चैलेंज का मतलब इसमें कुछ एडिशन नहीं हो रहा, बस ये जो चीजें है ना, हम इसी को चैलेंज दे रहे हैं। ये पीरियड चलता है आपका 1947 तक, जब तक भारत देश आजाद होता है। नेक्स्ट पीरियड आता है कि चैलेंज मिला, फिर चैलेंज इतना स्ट्रॉन्ग मिला कि इनके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं था। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं था तो क्या होएगा, क्राइसिस आएगा कि आपकी डाइकोटोमी वाला भी बात सही नहीं बैठ रही और आपकी प्रिंसिपल्स वाली भी बात सही नहीं बैठ रही, तो आप किस मुद्दे पे आकर के आप ये कह रहे हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट फील्ड है। क्राइसिस आया इस फील्ड के अंदर। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम स्टडी करें तो करें क्या, क्योंकि प्रिंसिपल्स स्टडी करने के पीछे हमारा मकसद था कि हमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं पता था उस टाइम पे ना, हमने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। हमने जितने भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए वो प्राइवेट इंडस्ट्री से हमने बोरो किए, जैसे जितनी भी राइटिंग्स रही क्लासिकल थिंकर की, वो मोर और लेस प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे ही बेस्ड थी। तो हम पॉलिटिकल से अलग तो निकल आए, हम यहाँ से शुरू क्यों हुए थे। ये मान लीजिए ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, और ये ग्रोथ है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे जाके उनको लगा कि अब हम करें क्या, कंफ्यूजन में है, ठीक है। हम अपनी मदर साइंस की तरफ लौटे या फिर हम अलग से मैनेजमेंट की तरफ चलें। ये था आपका क्राइसिस पीरियड, और ये कब तक चलता है, 1948 से 1970 तक, ठीक है। यहाँ पर जो जब उसको क्राइसिस मिलता है, अब 1970 में क्या होता है, 1970 अगर आप देखोगे तो काफी यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज ये सारी चीजें ना यूएसए में डेवलप हो रही हैं। 1971 में, उससे पहले एक 1968 के अंदर स्कॉलर्स इकट्ठे होते हैं और कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वहां से शुरुआत होती है एनपीए की। तो 1971 ऑनवर्ड्स एक न्यू विजन अडॉप्ट कर लेते हैं ये, और ये बहुत क्लियर होते हैं कि अब उनको क्या करना है। अब इन्होंने कहा कि हम है ना इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम एक ऐसा फील्ड बनाएंगे जो कि इंटरडिसिप्लिनरी होगा। हम मैनेजमेंट से भी इन्फ्लुएंस लेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस से भी इन्फ्लुएंस लेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई।
ओके, इसको पॉलिसी साइंस के पास लाया गया। हालांकि वो नेक्स्ट पीरियड में ज्यादा होता है। 1971 बाद में क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है कि पब्लिक पॉलिसी पे फोकस करो, और पब्लिक पॉलिसी बहुत सारे एस्पेक्ट को साथ में लेकर के फिर पब्लिक पॉलिसी डिजाइन की जाती है। तो यहाँ पर फोकस किया गया इंटरडिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बनाने पे, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को बनाने में। ओके, चलते रहे, लेकिन अभी तक जो है ना हमारा मेन फोकस किस पे था, मेन फोकस था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, और दूसरा आपके ये जो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मेन फोकस था कि ब्यूरोक्रेसी ही हमारा सेंट्रल, या ब्यूरोक्रेसी ही हमारा वो व्हीकल है जो हमारे इन सब एस्पिरेशन को पूरा करेगा। बट प्रॉब्लम ये आती है 1991 तक आते आते कि लोगों को ना एक अल्टरनेटिव चाहिए होता है। बहुत सारी बुक आती है यहाँ पर, बहुत सारी बुक में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एनपीएम का कॉन्सेप्ट आता है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, और वो ये कहते हैं कि रेदर देन आप गवर्नमेंट को एक, या फिर गवर्नमेंट को थोड़ा ब्यूरोक्रेसी को मेन फोकस लेके चल रहे हो, उससे अच्छा है आप जो है वो अल्टरनेटिव ढूंढो। 1991 के बाद क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी की अल्टरनेटिव पे ज्यादा फोकस किया गया। ये चीज मैं जब कल थ्योरी बताऊंगी ना तब आपको और भी क्लियर होती जाएंगी, बट आपने अब टाइमलाइन याद रखनी है 1887 से 1991 तक, और अभी तक एट प्रेजेंट क्या चीजें चल रही हैं। ओके, अब इसमें ना दो चीजें आती हैं, ये तो था जनरल, इसमें दो डिवीजन हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं निकोलस हेनरी के हिसाब से, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं गुलामविस्की के हिसाब से, ठीक है। गुलामविस्की क्या कहते हैं, वो 4 फेज बताते हैं। फेज 1 में क्या कहते हैं वो, कि ये था एनालिटिकल, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटोमी, डिस्टिंक्शंस, ठीक है, कि एनालिटिकल बेसिस पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये डिस्टिंक्शन है या नहीं है। फेज 2 में क्या आता है, कंक्रीट हो जाता है ये डिस्टिंक्शन, कंक्रीट डिस्टिंक्शन। थर्ड फेज में क्या होता है, साइंस ऑफ मैनेजमेंट। हम बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वगैरह डेवलप करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स हम एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको डेवलप कर रहे हैं। और फेज 4 में क्या हो रहा है, हम पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को ला रहे हैं। ये था आपका गुलामविस्की का। ऑन दी अदर हैंड निकोलस हेनरी की बात कर लेते हैं। निकोलस हेनरी आपको बताते हैं कि ये मतलब कई बार है ना एग्जाम में यूं का यूं पूछ लिया जाता है इन पर्टिकुलर इनके हिसाब से, लेकिन जब आपको जनरल पता होती है ना चीजें, तो आंसर लिखने में काफी हेल्पफुल रहता है और चीजें समझ में भी आती है, ठीक है। निकोलस हेनरी अपनी पूरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन है उसको दो चीजें लेकर के बात कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि लोकस कहाँ है, और दूसरा वो कह रहे हैं फोकस कहाँ है। लोकस से पता चलता है कि एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है वो, और फोकस से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं लेकिन हमारा ध्यान किधर है। तो लोकस में क्या आता है कि अगर मैं आपको कहूं, बिकॉज ये एक सेपरेट फील्ड की तरह स्टैब्लिश कर खुद को करने की कोशिश कर रहा था पबेड। तो अभी तक तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन होते हैं, कि एक लेजिस्लेचर है, एक आपका एग्जीक्यूटिव है, और एक आपका जुडिशरी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जैसे स्ट्रक्चर हमने देखी है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ पे रखें, हम इसको लोकेट कहाँ पे करें, हम इसको एग्जीक्यूटिव में लोकेट करें, हम इसको ब्यूरोक्रेसी में लोकेट करें, लेजिस्लेचर में करें कि जुडिशरी में करें, ये बताता है आपका लोकस। इंस्टीट्यूशनल वेयर ऑफ द फील्ड, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इज द लोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली ये माना जाता है। और फोकस, चलो मैंने मान लिया कि एग्जीक्यूटिव में एडमिनिस्ट्रेशन है, कि एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग में मैं जाऊं तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा उधर बैठा हुआ, बट लेकिन उससे मैं पूछूं क्या, उससे मैं कहूं क्या काम क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकेट तो कर दिया कि इस बिल्डिंग में तू रहता है, लेकिन करता क्या है, वो प्रिंसिपल्स पे फोकस कर रहा है, कि वो स्ट्रक्चर को पढ़ रहा है, कि वो उनके फंक्शंस को पढ़ रहा है, या फिर क्या वो उनके एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, कर क्या रहा है, ये आपको बताता है फोकस। तो इसके बेसिस पे ये कुछ पैराडाइम लेके आते हैं। ये तो आपके फेज हैं, कोलंबिया से की तो आपको फेज बताते हैं, ये बताते हैं आपको पैराडाइम, ठीक है। फर्स्ट पैराडाइम क्या होता है आपका 1900 से 1926 तक चलता है, जो कि डाइकोटोमी पे फोकस करता है। सेकेंड पैराडाइम किस पे फोकस कर रहा है, 1927 से 1936
7 तक वही प्रिंसिपल्स पे फोकस हो रहा है यहाँ पर। जनरली मैं ना यहाँ पे ये मान के चलती हूँ कि 1887 से डाइकोटोमी पे फोकस है, बट इनका ये मानना था कि जब गुडनाव की एक बुक आती है, फ्रैंक जी गुडनाव की, और उसके बाद में उन्होंने कहा था इस बुक में कि ना एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स अलग अलग है, बिकॉज पॉलिटिक्स का काम है स्टेट की जो विल होती है उसको एक्सप्रेस करना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। गुडनाव को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, और फिर 1926 तक ही क्यों माना जाता है, 1926 में एल डी वाइट की एक बुक आती है, एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट बुक जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। एल डी वाइट की ये जो बुक थी, और यहाँ पर एक जो अप्रोच है वो काफी यूएसए के अंदर है ना, पब्लिक सर्विस मूवमेंट चल रहा था इस टाइम पे। ये चीजें जब हम थ्योरी को पढ़ लेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, लिंक करते हम उनको चलेंगे, बट जस्ट अभी इवोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में 1927 में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका होता है और पबेड का जो एस्पेक्ट था वो चेंज हो रहा है। यूएसए वगैरह में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, और यहाँ पर जो मेन फोकस था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या करना चाहिए, हमें एफिशिएंसी लानी चाहिए। तो इसको गोल्डन एरा ऑफ पबेड भी बोलते हैं। देन थर्ड जो आपका आता है वो आता है आपका पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड को फोकस करके चल रहे हैं। जो वर्ल्ड वॉर के बीच में होता है ना, 1919 से लेकर के 19 आपका फिर 39 के बीच वाला जो टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। इसमें बहुत सारे नए पब्लिकेशंस आते हैं, जैसे वेबर का आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी पता चलता है, और भी बहुत सारे हैं, बट इसमें मेन जो आपका आता है गुलिकन उर्विक का द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इवन होथोन एक्सपेरिमेंट भी इसी दौरान कंडक्ट किया जाता है। देन आता है द चैलेंज, हमने पढ़ा चैलेंज के बारे में, हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड की वजह से। यहाँ पे बर्नार्ड ने चैलेंजेस को यूं दिया क्योंकि अभी तक हमें ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, और बर्नार्ड आके कहते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर दो जो चैलेंज थे, उन दो जो चीजें थी आपकी डाइकोटोमी और प्रिंसिपल्स, दोनों को यहाँ पे चैलेंज मिलता है। चलिए उसके बाद में क्या होता है, 47 के बाद में, सॉरी 1950s का है ये चैलेंज वाला पीरियड जो है ना आपका, ये है आपका 1938 से 1950 तक चलता है ये। उसके बाद में डाइकोटोमी यहाँ पे खत्म हो जाती है, डाइकोटोमी डाइड, रिएक्शन टू चैलेंज मिलता है, क्योंकि ये जो चैलेंज था ना, अब स्कॉलर्स आते हैं और वो इसको चैलेंज को मतलब जवाब देने लगते हैं इस चैलेंज का, ठीक है। और उसके बाद में चलता रहता है रिएक्शन टू चैलेंज में दो तरीके के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट आते हैं सामने। एक तो ये कहते हैं कि हम ना प्योर साइंस बनाएंगे, और एक कहते हैं कि हम पब्लिक पॉलिसी को सामने लेकर के आएंगे, पब्लिक पॉलिसी के अराउंड जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करेंगे। ये था आपका पैराडाइम 1 और पैराडाइम 2, और उसके बाद में जो बीच में प्रॉब्लम आई, क्राइसिस और बाकी जो चीजें थी उनके बारे में हमने बात की। अब आता है आपका पैराडाइम 3 अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी। पैराडाइम 3 में क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल साइंस की जो क्राइसिस था और उसके बाद में जो चैलेंज वापिस से आते हैं ना, कि हम अब किधर जाएं, हम मैनेजमेंट की तरफ जाएं कि हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं। तो कुछ लोग होते हैं जो आते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो यहाँ पे 1950 से 1970 तक जो एरा डेवलप होता है उसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस। वो अपनी मदर साइंस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ओके। एंड देन आता है आपका इसी में 1956 से लेकर के 1970 तक, ये पैरेलल डेवलप होता है, ये याद रखिएगा। ये आता है पैराडाइम 4 में, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट की तरफ डेवलप किया जा रहा था, ठीक है। ये था ना कि हम किधर जाएं, अब हमारा तो आपने आइडेंटिटी छीन लिया, अब हम किधर जाएं, हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं और हम मैनेजमेंट की तरफ जाएं। तो ये ऐसे नहीं है कि पहले इधर गए फिर उधर गए, नहीं, ये पैरेलल चलते हैं। आधे लोग इधर गए, आधे लोग उधर गए, जो बच गए वो कुछ नहीं, फिर वो किधर के नहीं रहे।
इसको क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं, पैराडाइम 3 और 4 को मिला करके क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी बोला जाता है। और फिर यानी कि 19 मैं इसको अगर समझाऊं आपको, 1938 तक तो सब अच्छा चल रहा था। 1938 से लेकर के 1970 तक का जो ये टाइम पीरियड है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसको चैलेंज मिल रहा है और इस फिर क्राइसिस आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है। बट 1970 बाद में इसको खुद को रियलाइज होता है पबेड को कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे एक नई अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, और वो अप्रोच क्या होती है, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि आपकी पॉलिसी साइंस अप्रोच। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे नए आइडियाज आते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एनपीएम वगैरह आता है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आता है। ये क्या बताता है कि पबैड को एक नए एस्पेक्ट से आपको देखना है, एक नई एनपीएम वगैरह नए बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। तो यहीं पे हम इवोल्यूशन का एस्पेक्ट खत्म करते हैं, इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी थ्योरी आती है, चाहे वो एनपीए हो, चाहे वो एनपीएम हो, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी आप पढ़ते हो, पब्लिक सर्विस अप्रोच आप पढ़ते हो, पब्लिक चॉइस अप्रोच आप पढ़ते हो, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आप पढ़ते हो, तो इन सारों को किस तरीके से आप इवोल्यूशन वाले पार्ट में फिट कर सकते हो कि कब क्या हुआ था, ताकि आपको चीजें जो है वो इजीली समझ में आए। ओके, तो चलिए मिलते हैं। और मोहित भट्टाचार्य की बुक का जो चैप्टर है वो आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।